मारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की, जिसका कहर जारी है। आज भी देश में 3,33,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसके साथ ही बात करेंगे प्रदेश की, जहां वीकेंड कर्फ्यू जारी है। शहरों गांवों में सभी बाजार बंद हैं। तो इसके साथ ही बताएंगे कैसा है मरुधरा में मौसम का हाल। इन सब खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप 10 महानगर। जयपुर के दुदू में सवारी बस में आग लग गई। सवारियों को बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू भी पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। हाईवे स्थित गिदानी गांव के पास ये घटना हुई है। दरअसल दुदू में हाईवे पर गिदानी गांव के पास देर रात चलती बस में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने उग्र रूप धारण कर लिया और इस आग में बस जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि निजी बस आगरा से उदयपुर जा रही थी। गिदानी के पास पहुंचने पर बस में अचानक आग लग गई। आग लगते देखकर बस में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। बस में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा में फायरिंग से सनसनी। झगड़े के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। बदमाशों ने जीप में आग लगा दी। घायल युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया। हिंडौन पुलिया के पास ये फायरिंग हुई है। बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे दौसा संवाददाता आशीष के साथ। आशीष, क्या थी ये पूरी घटना? आसिफ के देर रात का मामला है। दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ और जो एक पक्ष जीप के अंदर बैठा हुआ था और बदमाशों ने जीप पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कई राउंड फायर किए और उसके बाद में जो जीप पे सवार राजकुमार गुजर निवासी पावटा नाम का एक युवक था, उसके जगह जगह छर्रे लग गए। और जब पुलिस को सूचना मिली कि हिंडौन पुलिया के समीप एक जीप पर आग लगी हुई है, तो पुलिस मौके पर पहुंची। तब जाकर पुलिस को पता चला कि बदमाशों ने पहले फायरिंग की है और उसके बाद में जीप पर आग लगाई है। फिलहाल पुलिस ने जो घायल युवक था उसका उपचार के लिए महुआ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे दौसा रेफर किया गया। दौसा के बाद में उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस अब जो बदमाश है उनकी तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि जो पीड़ित युवक था उसके पर्चा बयान लिए गए हैं। पर्चा बयान में उसने 3 लोगों के नाम बताए हैं, साथ ही कुछ अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं। पुलिस सभी लोगों की तलाश कर रही है और फिलहाल जो घायल युवक है उसका जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार जारी है। जी आशीष। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भरतपुर जिले के सीकरी कस्बे में देर रात क्यूआरटी टीम और गौ तस्करों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। गौ तस्करों ने नाकेबंदी को तोड़ क्यूआरटी टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में क्यूआरटी टीम ने भी गौ तस्करों पर 8 राउंड फायर किए, जिसके बाद गौ तस्कर भाग गए। टीम ने गौ तस्करों के कब्जे से एक 460 टाटा को बरामद किया, साथ ही 29 जिंदा गोवंश को मुक्त करवाया। और अब बात प्रतापगढ़ की, जहां लूट और सीरियल गैंगरेप के मामले में प्रदेश में सनसनी फैलाने वाले मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने इस गैंग के 8 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं, जिन्हें डिटेन किया गया है। पुलिस ने गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। वहीं लूट के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 2 आरोपियों में से एक नाबालिग है। वीडियो में से एक पीड़िता को हमने ट्रेस कर लिया और कल उसके द्वारा भी गैंग रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। तो पीड़िता को ट्रेस करना बहुत मुश्किल, एक चुनौती भरा टास्क था, क्योंकि वो अज्ञात थी, पता नहीं था। किंतु हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके उसको ट्रेस किया, उसको मोटिवेट किया और अब कल उसका मुकदमा शाम को दर्ज कर लिया गया है, जिसमें आरोपी गैंगरेप गिरोह के ये लोग थे और बताया जा रहा है कि इसमें 2 नाबालिग हैं। 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। चंचल सनाड्य, संवाददाता प्रतापगढ़।
हमारे साथ जुड़ गए। चंचल, क्या जानकारी इन 8 लोगों के बारे में? जी आसिफ, देखिए ये इन 8 जो आरोपी हैं वो 8 आरोपी जो है, पुलिस ने इन 8 आरोपियों को लूट के मामले में भी आरोपी बनाया और जो सीरियल गैंगरेप का जो मामला है उसके अंदर पुलिस ने 3 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है और एक बाल अपचारी जो है उसको निरुद्ध किया है। जहां तक बात की जाए, जो चौथा जो आरोपी अभी जो गिरफ्तार हुआ है, पुलिस की गिरफ्त में आया है सीरियल गैंगरेप का, उसको पुलिस मुंबई से गिरफ्तार करके लेके आई है। पुलिस उसके पीछे लगातार लगी हुई थी और उसकी जो डिटेल थी उसको मोबाइल और इन सब को ट्रेस करके लगातार 74 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस ने इसे मुंबई से गिरफ्तार किया और यहाँ लेकर के आई है। जी हाँ। चंचल, इन 8 के बारे में क्या जानकारी, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कुछ पुलिस ने इससे अब तक जांच के अंदर जुटाया है? कितनी वारदातों में ये पहले जो है इन्वॉल्व रहे, कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, ये जो 8 आरोपी है, ये 8 आरोपी दरियावत थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इनमें से कुछ तो जो मुख्य दरियावत कस्बा है तो वहाँ के रहने वाले हैं और जो कुछ आरोपी हैं तो वो आसपास के गांव के रहने वाले हैं। पुलिस अभी इनसे लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। अभी तक इस पूरे मामले में 2 पीड़िताएं सामने आ चुकी है। एक पीड़िता जिसने पहले मामला दर्ज करवाया था और जिसकी मामला दर्ज करवाने के बाद में ये पुलिस द्वारा पूरी कवायद की गई थी और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अभी पुलिस ने एक और पीड़िता को ट्रेस किया और उसको समझाइश कर उसको तैयार किया और एक और मामला दर्ज करवाया है इन आरोपियों के खिलाफ। इसके बाद पुलिस अब इनसे और पूछताछ में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस को उम्मीद है कि इनसे और भी कई मामले जिसमें लूट, चेन स्नैचिंग और डकैती आदि के खुलने की संभावना, साथ ही गैंगरेप में भी और कुछ मामले सामने आने की संभावना है। हाँ चंचल, बने रहिएगा। प्रतापगढ़ मामले में एक और अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे प्रतापगढ़। सीरियल गैंगरेप मामले को लेकर धरियावद रवाना, पीड़िताओं के परिजनों से मिलेंगे सांसद मीणा। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने सवाल उठाए। चंचल, क्या मीणा पहुंच गए वहां पर? जी बिल्कुल, किरोड़ीलाल मीणा भी इस सीरियल गैंगरेप और लूट के मामले को लेकर प्रतापगढ़ पहुंचे हैं। तो ये देर रात्रि को मीणा प्रतापगढ़ पहुंचे थे और यहाँ सर्किट हाउस में रुके हुए थे। मीणा अभी कुछ ही देर पहले सर्किट हाउस से दरियावत के लिए रवाना हो चुके हैं और ये वहाँ पीड़िताओं से मिलेंगे और उनसे मिलकर के पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के साथ ही पीड़िताओं को जो उचित मुआवजा मिले उसका भी आश्वासन देंगे। हालांकि अभी मीणा जब यहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर के भी सवाल उठाया है। मीणा का कहना है कि इतने लंबे समय से जब ये अपराधी वारदात कर रहे थे तो आखिर पुलिस को इसका पता क्यों नहीं चल पाया है। अब मीणा दरियावत जा करके और इस पूरे मामले में पीड़िताओं और अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे। जी चंचल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीकर शहर के मुख्य बाजार में स्थित ज्वेलरी की दुकान के बाहर एक बाइक की डिक्की से चोर ने सामान चोरी कर लिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीकर के रहने वाले चिरंजी लाल अपनी पत्नी के साथ बाजार गए थे। यहां ज्वेलरी और मोबाइल बैग में रखकर बाइक की डिक्की में रख दिया। जैसे वहां से चलने लगे तभी एक युवक आता है और बाइक से बड़ी सफाई से बैग चोरी करके भाग जाता है। हालांकि सीसीटीवी में ये चोर अकेला ही नजर आ रहा है। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जहां पर ये व्यक्ति ये वो चोर है जहां पर आप लाल घेरे में देख सकते हैं किस तरीके से इसने जो है वो बैग चोरी किया और वहां से फरार हो गया। ज्वेलर्स सुबह चौक आया था, वहां पर दुकानदार ने कहा कि ये कल ठीक करूंगा, आज टाइम नहीं है। तो उसने वापस अपने मोटरसाइकिल की डिग्गी के अंदर रख दिया और उसका ध्यान जो ही दूसरी तरफ हुआ तो डिग्गी में से कोई अज्ञात व्यक्ति उसको चुरा के ले गया, जिसको फुटेजों के आधार पे तलाश किया जा रहा है और जांच जारी है। दौसा के लालसोट में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बीती रात बदमाशों ने लालसोट के डीडवाना गांव में पहुंचे और यहां लगे एक एटीएम को लूटने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने एटीएम बूथ का गेट तोड़ दिया और एटीएम को रस्सी से बांधकर खींच लिया, जिससे एटीएम पूरी तरीके से उखड़ गया। इसके बाद बदमाश एटीएम को ले जाने की फिराक में थे, तभी आसपास के लोग जग गए और एटीएम छोड़कर बदमाश भाग गए। गांव में मेन बस स्टैंड पर हुई है और ये समथिंग 1:30 की घटना है।
तो कुछ लोग थे, 4-5 लोग थे, तो जस्ट पीछे मकान बना हुआ था अपने, तो उसी के अंदर से ही हमको आवाज़ आई, तो हम बाहर गए। जब वो इसको पट्टे से बांधकर खींच लिया ATM को पूरी दुकान के अंदर से, फिर उसके बाद में भाग गए। वो गाड़ी में सवार थे जो बदमाश थे जो। एक बार पहले भी ऐसी चोरी की घटना हो चुकी है इसी ATM के अंदर, तो उस दौरान भी इसको जाग जाने की वजह से हमने ATM को चोरी की वारदात को बचा लिया था पहले भी। रीट समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधलियों की CBI से जांच कराने की मांग को लेकर शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ 17 जनवरी से अनशन पर बैठे थे। 5 दिन बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें पुलिस और प्रशासन ने BDK अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जिसके बाद उनके बेटे खुशवंत और उनकी मां संतोष देवी ने मोर्चा संभाल लिया है। वो धरने पर बैठ गए हैं और अनशन की चेतावनी दी है। वहीं धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने विकास जाखड़ के आंदोलन को समर्थन दिया, साथ ही धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ भी किया है। जबरदस्ती काल तो बहुत गलत करे है सरकार ने। मेरा बेटा ले गया है तो अभी किस गांव में बैठी हूँ अनशन पर। पूरी पंचायत साथ है, मेरा पूरा परिवार, पूरी पंचायत, पूरा गांव मेरा साथ है। अब मैं बैठे रहूँगा, हमारी मांग पूरी न हुई। 5 मांग करी है तो 5 मांग पूरी न हुई तो मैं बैठे रहूँगा। और राजस्थान यूनिवर्सिटी रैगिंग केस में एक्शन हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी रैगिंग केस में ये एक्शन लिया गया है। तो आरयू ने यूजीसी को मामले की पूरी रिपोर्ट भेज दी है। रैगिंग का ये पूरा मामला है और राजस्थान यूनिवर्सिटी से 3 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी छात्र हॉस्टल और कॉलेज से निलंबित है। भेज दी है। इस मामले में 3 छात्र हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। रैगिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। और ब्रेक के बाद बताएंगे कोरोना पर अपडेट। नेताजी ने जब आवाज लगाई, जाग उठी सेडू राम की तड़ुनाई। घर बार परिवार सब भुला दिया। आजादी को ही जीवन बना लिया। वो दीवानगी आज भी याद आती है। तन मन में उमंग भर जाती है।
देश पर कुर्बानी के तराने, सेडूराम कैसे बने आजादी के दीवाने। सेडूराम की जुबानी, नेताजी की कहानी। 31 जनवरी तक आज लगाई, जाग उठी सेडूराम की तड़ुनाई। घर बार परिवार सब भुला दिया। आजादी को ही जीवन बना लिया। वो दीवानगी आज भी याद आती है। तन मन में उमंग भर जाती है। देश पर कुर्बानी के तराने, सेडूराम कैसे बने आजादी के दीवाने। सेडूराम की जुबानी, नेताजी की कहानी। वैक्सीन कवच को ना नहीं। और देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर। 24 घंटे में 3,33,533 नए मामले सामने आए। 525 की जान गई। इलाज के बाद 3,65,000 मरीज रिकवर हुए। देश में पॉजिटिविटी रेट अब 17.78% है। और अब एक नजर राजस्थान में कोरोना अपडेट की। मरुधरा में तीसरी लहर का बड़ा अटैक हुआ। एक दिन में 17 मरीजों की जान गई। एक दिन में 14,829 नए मामले सामने आए। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,988 नए मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केस 89,233, 10,366 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है। 18 जनवरी को 9,711, 19 को 13,998, 20 को 14,089 और 21 जनवरी को 16,878 और 22 जनवरी को 14,829। 5 दिनों में केवल 68,895 मामले सामने आ चुके हैं। और सीएम गहलोत ने बाइक एम्बुलेंस सेवा को लेकर ट्वीट किया। अपने ट्वीट पे सीएम ने लिखा, राज्य सरकार का उत्तम प्रयास, बाइक एम्बुलेंस सेवा। कोरोना संक्रमितों को अब कॉल पर जयपुर शहर में घर बैठे दवा मिलेगी। दवा मंगवाने के लिए कॉल करें 108 या 0141-260-5858 पर। और इसी खबर पर जयपुर से महेश धादीच हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले महेश की तरफ रुख करते हैं। महेश, मामलों में बढ़ोतरी जो है वो लगातार हो रही है। एक तरफ जहां पर अब से 20 से 25 दिन पहले 3 या 2,000 मामले सामने आ रहे थे, वही आंकड़े बढ़कर अब राजस्थान में एक दिन में 15,000 के करीब आने लगे हैं। कम होने की बजाय ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महेश, जी आसिफ, कोविड-19 की जो स्थिति है वो मौजूदा समय में चिंताजनक बनी हुई है। और राजस्थान में खास तौर पर हम बात करते हैं जयपुर की, तो लगातार सबसे ज्यादा जो संख्या है मामलों की वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रदेश में कल जो 17 मौतें हुई है वो सर्वाधिक है पिछले अगर 222 दिनों की बात की जाए तो ऐसे में चिंताजनक स्थिति हो जाती है। और इस लिहाज से जोधपुर में भी जो है सर्वाधिक मामले कल के देखने को मिले हैं। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि मामलों में लगातार बढ़ोतरी है। 14 से 15,000 मामले जो है वो दिन प्रतिदिन प्रदेश में सामने आते जा रहे हैं। और अब कोई जिला भी ऐसा नहीं है कि जहां पर अछूता रहा है। एक तरफ वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ
कोविड के जो संक्रमण के मामले हैं वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज वीकेंड कर्फ्यू का दिन है जयपुर में, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। मैं बाजार की स्थिति भी दिखाना चाहूंगा कि जो तमाम शॉप्स है वो आज यहाँ पर बंद की हुई है, लेकिन केवल जो जरूरी और अत्यावश्यक सेवाएं हैं वही यहाँ पर जारी रखी गई है, जिसमें कि मसलन दूध डेयरी से जुड़े हुए सामान है या फिर सब्जी फल से जुड़े हुए सामान है, उनकी जो शॉप्स है वो यहाँ पर रखी गई है। बाकी यात्राओं से संबंधित जो भी आवाजाही है या लोगों की रोक टोक है उस पर जरूर जो है यहाँ पर कोई खास निगरानी है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। मुख्य सड़कों पर भले ही थोड़ी बहुत ट्रैफिक का बंदोबस्त यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन और अभी भी जो लोगों की जो जागरूकता कोविड-19 को लेकर के जो होनी चाहिए, कोरोना के इस संक्रमण की चेन को रोकने के लिए होनी चाहिए, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती। कई लोग जो है आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि महेश, लापरवाही अपने चरम पर है, बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और शायद संभलने में बहुत देर हो चुकी है और यही कारण है कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अलवर से राजेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, अलवर की क्या स्थिति, आंकड़े लगातार बढ़ते हुए? जी, अलवर में कोरोना के संक्रमण की बात करें तो लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो फैलता जा रहा है और अलवर जिले में पिछले 24 घंटे में 1222 जो है 1222 मामले सामने आए हैं और अब कोरोना जो पॉजिटिवों की संख्या है वो 7805 हो चुकी है और एक बुजुर्ग की जयपुर में इलाज के दौरान कोरोना से मौत हुई है। जहां तक आज वीकेंड कर्फ्यू है संडे को, इसलिए ज़्यादातर लोग अपने घरों में हैं, बाजार और बंद है इसलिए, लेकिन जो लोग हैं वो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन लोगों की जो घर पर आइसोलेशन उनको किया गया है वो लोग खुले में बाजार में घूम रहे हैं और कई जगहों पर वो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, तो जिससे जो सबसे बड़ा जो संक्रमण है वो फैल रहा है। चिकित्सा विभाग के द्वारा पिछली बार जब कोरोना का संक्रमण हुआ था तो अलग से टीम गठित की गई थी, जो लोग दिन में 4 बार उन जो कोरोना पॉजिटिव थे मरीज थे उनके जाकर के लोकेशन लेते थे, उनसे जाकर के बात करके आते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक सबसे बड़ा इस जो तीसरी लहर आई है उसमें संक्रमण को फैलाने का बड़ा कारण ये रहा है कि जो पॉजिटिव आए हैं उनको सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही, वो लोग घर पर आइसोलेट होने के बावजूद वो बाजारों में भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, जिससे लगातार वो संक्रमण को फैला रहे हैं। इस बारे में अब की जो प्रशासन है वो भी जब उनसे बात करते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात ये है कि कोरोना संक्रमित मरीज जो हैं वो घरों में रहने के बजाय वो बाहर घूम रहे हैं और ये कोरोना संक्रमण को फैलाने का बड़ा काम कर रहे हैं। वहीं लोग अभी भी मास्क लगाने से कतराते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से अलवर जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, लगातार यहाँ जो अलवर शहर के अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं उपखंड लेवल पे हैं, तो ज़्यादातर उपखंडों में 100 के आसपास का आंकड़ा चल रहा है। तो कहीं कह सकते हैं कि अलवर शहर से इलाका नहीं, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ भी कोरोना का संक्रमण है वो बदस्तूर जारी है। अलवर के जो तिजारा है वहाँ पर आज भी स्थिति ये है बाजारों की कि आसानी से देखा जा सकता है कि लोग बेहद लापरवाह बने हुए नजर आ रहे हैं, ना उन पर बढ़ते आंकड़ों का असर है और अब मौतों की तादाद भी बढ़ने लगी है और स्थिति जो है वो जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं अब बेकाबू हो चुकी है। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद सेडूराम की जुबानी, नेताजी की कहानी। परीक्षा पे